इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। सरला दीदी, दीदी मैंने आपको पहचाना नहीं, आपको गलत समझा, मुझे माफ कर दीजिए। आपने अपने भीतर इतना बड़ा दर्द छिपा के रखा, कभी किसी को नहीं बताया। अपना दर्द अकेले ही भोगना पड़ता है कुंती, और इस दर्द की दास्तान हर किसी को सुनाई भी तो नहीं जा सकती। आपने ये बात आज से पहले किसी को नहीं बताई? कुंती, ये जो मैं तुझे समझाती हूँ, नसीहतें देती रहती हूँ, दरअसल बेटी, रोने से या आहे भरकर तड़पने से कोई फायदा नहीं होता। हमें अपने दर्द को, अपने आंसुओं को पीना आना चाहिए। दीदी, आपको अपने उस बेटे की याद नहीं आती? यादें तो दिलो दिमाग में रहती हैं, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ जाती है। मैं जानती हूं, हर मां बनने वाली औरत अपने बच्चे में अपनी पहचान ढूंढती है, लेकिन जब बच्चा ही पास में नहीं रहा तो उसके नाम पर क्या वो फांसी लगाएगी, जिएगी नहीं? लेकिन सरला दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कर्ण के बिना मैं एकदम अकेली हो गई हूं, खाली, सूनी, अधूरी। कुंती, मैं मानती हूँ तू ऐसा महसूस कर रही होगी, क्योंकि मेरे बच्चे के मरने के बाद मैंने भी ऐसा ही महसूस किया था। हर बिछड़ने वाले के बाद ऐसा लगता है कि जिएंगे कैसे, लेकिन जिंदगी के रास्ते खोजने पड़ते हैं। कुंती, तुम्हारे लिए एक उम्मीद है जो आज तुझसे दूर चला गया है, तुझसे बिछड़ गया है। हो सकता है कभी मिल जाए, लेकिन मैंने दीदी, कुंती, मैंने तो जिसे जन्म दिया था उसे इन्हीं हाथों से मैंने दफनाया भी, उसका अंतिम संस्कार भी किया। सोच, उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीती होगी। और उस बच्चे का पिता, वो कहाँ था? बच्चे का पिता क्या करता? एक कुंवारी मां का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसे इस अभिशाप से मुक्ति पानी होती है, और मैंने भी मुक्त होकर अपनी जिंदगी को एक नई पहचान दी। आखिर क्यों होता है ये? एक औरत को कुंवारी माँ का दाग मिल जाता है, और जो आदमी उसे कुंवारी माँ बनाता है वो आराम से आजाद घूमता है। ये औरत की नियति है, और औरत के हिस्से में सब कुछ बर्दाश्त करके खामोश रह जाना ही लिखा है। और किसी रिश्ते को सवाल बनाकर खड़ा करना ये जिंदगी की सबसे बड़ी उलझन है, लेकिन इस उलझन से उसे कुछ हासिल नहीं होता। सरला दीदी, ये जिंदगी शतरंज की बाजी नहीं है कि जब तक जी चाह खेला और फिर उलटकर नए सिरे से बाजी शुरू कर दी। जिंदगी खेल नहीं होती, लेकिन किसी एक के नाम पर या एक रिश्ते पर जिंदगी खत्म नहीं होती। इसलिए मैं तुझे भी सलाह देती हूँ कि जो गुजर गया उसे बुलाकर तुम अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। अच्छा सरला दीदी, अगर आपका बेटा जिंदा होता तो आप उसका नाम क्या रखते? जिसने अपनी आंखें नहीं खोली
उसका नाम क्या रखती मैंने उसका नाम ही नहीं सोचा था। लेकिन कुंती, उसकी तकदीर तुम्हारे बेटे कर्ण से अलग नहीं हो सकती थी। और अगर उसे बाप का नाम मिल जाता तो? फिर परेशानी क्या थी? मैं भी उसे पालती, पाल पोस कर बड़ा करती। कुंती, कोई भी मां अपने बच्चे को तब तक अधिकार नहीं दे सकती जब तक उसके सर पर बाप का साया ना हो, बाप का नाम ना हो। तो फिर आप यहां क्यों आए, इस आश्रम में? अपने दुख से उबरने का एक ही रास्ता देखा कि दूसरों के दुख में शामिल हो जाऊं। अगर उनके दुख दूर ना कर सकूं तो कम से कम उनके आंसू तो पोंछ सकूं, उन्हें तसल्ली तो दे सकूं। इस ख्याल से समाज सेवा का काम शुरू कर दिया और इस आश्रम में आ गई। इस आश्रम की हर औरत में मैं अपने आप को देखती हूं। सरला दीदी, अब तक इस आश्रम में न जाने कितनी औरतें आई होंगी। क्या किसी के दुख ने, किसी की तकलीफ ने आपको परेशान नहीं किया? परेशान होकर भी क्या कर सकती हूँ? उन औरतों को इस आश्रम में रहने का आसरा दिया, यहां से निकलने पर नौकरी का बंदोबस्त कर दिया। और क्या कर सकती हूँ? इन परेशानी और तकलीफों में मैं रोज तुम लोगों में अपनी परछाई देखती हूँ। यहाँ आए दिन कितनी औरतें आती हैं। किसी को पति ने छोड़ दिया तो किसी के बच्चे के बाप का नाम नहीं, तो किसी को घर वालों ने बाहर निकाल फेंका। दीदी, आपकी हिम्मत और ऐसी औरतों के लिए आपके दिल में हमदर्दी, ये सिर्फ आपके दिल में पैदा हो सकती। कुंती, जब मैं अपने लिए कुछ ना कर सकी तो मैंने सोचा कि मैं दूसरों के लिए कुछ करूं। तो मेरी सहेली की बेटी है, मेरी अपनी बेटी है। मैंने सोचा बाकी की जिंदगी तो सुख से बिताए। तेरे लिए मैं सबसे लड़ सकती हूँ, आश्रम के ट्रस्टियों के खिलाफ जा सकती हूँ। वो इसलिए ताकि तू खुश रहे। सरला दीदी, ये मेरी बदकिस्मती है कि आपकी इतनी कोशिशों के बावजूद मुझे खुशी नहीं मिल सकी। कुंती, जैसा मैं सोचती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, अगर तू मेरे हिसाब से चलेगी तो बेटी, वो दिन जरूर आएगा जब तुझे दुनिया भर की सारी खुशियां मिल जाएगी। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि हमारा महिला नवजीवन आश्रम हमारे हिसाब से नहीं, सरला जी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन सूरजमल जी, अब वो आश्रम के इंचार्ज है तो आश्रम उन्हीं के हिसाब से चलेगा ना? वो आश्रम की सब कुछ है, हम लोग आश्रम के कुछ भी नहीं। हमें अब उन्हें यह बताना जरूरी हो गया है कि आश्रम उनका नहीं, हमारा है। लेकिन मुझे एक बात तो बताइए, आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आज आप लोग सब उनके खिलाफ हो गए? वो अपनी मन मर्जी से काम कर रही है, तो हमें उन्हें बुलाकर समझाना चाहिए। कब तक समझाते रहेंगे, कब तक बोलते रहेंगे? आज तक उसने हमारी कोई बात सुनी है क्या? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों के लिए वो काम कर रही है, आश्रम के लिए नहीं। तो आपका इशारा कुंती की ओर है? हाँ, देखा नहीं कितनी फेवर कर रही है उसकी। हमने कितनी बार कहा कि कुंती को इस आश्रम से निकाला जाए, वो सुनती ही नहीं। सूर्यमल जी, आप उन्हें इस बात के लिए नोटिस क्यों नहीं देते? नहीं, अब नोटिस देने से काम नहीं चलेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने। अगर अब उन्हें कुछ भी देना है तो रिटायरमेंट लेटर देना। बहुत सालों तक मनमर्जी चलाई उसने, अब उन्हें रिटायर करना बहुत जरूरी बन गया है। ये आपने बिल्कुल सही सोचा है सूरजमल जी। हाँ, और हमें ये भी नहीं कहना पड़ेगा कि हम इनको आश्रम से निकाल रहे हैं। इतने सालों से ये इस कुर्सी पर जमी बैठी हैं, इनको रिटायर करने का आइडिया बहुत ही अच्छा है। लेकिन सूरजमल जी, अगर आप उन्हें रिटायर कर देते हैं तो इंचार्ज की पोस्ट पे कौन आएगा? हाँ, इस बारे में हमें अभी सोच लेना चाहिए। अरे कोई ना कोई मिल जाएगा।
और इंचार्ज की पोस्ट ऑनररी थोड़ी है, बाकायदा सैलरी दी जाती है। लेकिन इंचार्ज की पोस्ट पे आना या इंचार्ज की पोस्ट संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। आखिर सरला जी ने इस आश्रम को 25 साल तक संभाला है। संभाला क्या? आश्रम का कितना नुकसान किया है आपको पता है? जब हमने आश्रम की स्थापना की थी तो क्या सोचा था? आश्रम खोलकर कितने फायदे होंगे? कुछ फायदा तो हुआ नहीं। और ऐसे वेलफेयर के काम करने से क्या फायदा? क्या ट्रस्ट का पैसा यूं ही बर्बाद करते रहेंगे हम? आपको पता है ट्रस्ट के फंड में अब ज्यादा पैसे नहीं रह गए। तो क्या आप सरला जी को रिटायर करके इस आश्रम को बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं? अगर आप सबकी राय हो तो ये भी हो सकता है। और आश्रम में रहने वाली वो औरतें, उनका क्या होगा? चिंता करने की कोई बात नहीं, मेरे पास एक स्कीम है। वो क्या? ऑस्ट्रेलिया की एक पार्टी है, पेशे से वो डॉक्टर है, वो यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैं उन्हें ये प्रपोजल देने वाला हूं कि वो लोग हमारे आश्रम की जगह पर एक अस्पताल खोल दें। उनका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। उनके कई बार फोन आ चुके हैं, बस मेरे फाइनल डिसीजन के लिए वो रुका है। उनकी भी यही मंशा है कि यहाँ एक बड़ा अस्पताल खोले जहां हर बीमारी का इलाज हो। मैंने ये सोचा कि आश्रम खोलकर बहुत सालों तक हमने बेसहारा औरतों की सेवा की, अब अस्पताल खोलकर थोड़ी जनसेवा भी तो करनी चाहिए। आप लोगों का क्या विचार है? इस जनसेवा में तो फायदा भी है, पैसे भी आएंगे। और हाँ, ये आइडिया मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। सबसे पहले तो सरला जी को इस आश्रम से विदा करना होगा। लेखा जी। यस सर। आप सरला जी को इन्फॉर्म कर दीजिए, कल 11 बजे मीटिंग है। कल की मीटिंग में हम उन्हें अपना फैसला सुना देंगे। यस सर। ठीक है, कल 11 बजे। पुष्पा, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? क्यों? कहीं आने जाने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा क्या? क्या मुझे इतना भी पूछने का अधिकार नहीं कि तुम कहां जाती हो और कहां से आती हो? मैं तुम्हारा पति हूं। एक पति को सिर्फ ये जानने का अधिकार है कि उसकी पत्नी कहाँ आती जाती है, पत्नी को नहीं। मैं तुम्हें बिना बताए कहीं गया हूं? अच्छा। हाँ, बस उस दिन को छोड़कर मैं तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं गया। मन, तुम कहीं भी आओ जाओ, कुछ भी करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना। विश्वास एक बार टूटता है, बार बार नहीं। लेकिन आज तुम्हें बताना होगा कि तुम इस वक्त कहां जा रही हो। क्या बदतमीजी है? इस अखबार में वो पता है जहां मैं जा रही हूँ। क्या मतलब? नौकरी के लिए जगह निकली है और मैं वही इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। तुम नौकरी करने जा रही हो? तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, मुझे बताया तक नहीं? मन, ये फैसला मैंने मजबूर होकर किया है। जो काम तुम्हें करना चाहिए वो मुझे करना पड़ रहा है। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम नौकरी करके मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? मन, तुम्हें नीचा दिखाने से ना तो मेरा पेट भर जाएगा और ना तुम्हारा। घर का खर्चा चलाने के लिए नौकरी जरूरी है, और इस बात को तुम जानकर भी क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हें भूखा तो नहीं मार रहा मैं। इस घर का खर्च किसी तरह चल तो रहा है? घर का खर्च चल रहा है। मन, घर का खर्च किस तरह चल रहा है ये तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? इतना उधार ले रखा है, कहां से चुकाओगे? देखो, तुम इस कर्जे की चिंता मत करो, कुछ ना कुछ बंदोबस्त मैं कर लूंगा। बंदोबस्त कर लूंगा? ये सुनते सुनते 2 साल बीत गए, 4 साल शादी को हो गए। कौन सा सुख दिया है तुमने मुझे? अरे अगर इसी तरह बेरोजगार बैठे रहना था तो फिर शादी क्यों की थी? पुष्पा, हर एक का वक्त एक जैसा नहीं रहता, मैं मानता हूं,
मानता हूं आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन ये वक्त बहुत जल्दी बीत जाएगा। मन, तुम जिस तरह इस वक्त को बिताने में लगे हो ना, मुझे नहीं लगता आगे चलकर कोई सुधार होने वाला है। कहीं हालात बस से बदतर ना हो जाए, इसलिए मैं 2 पैसे कमाना चाहती हूँ। पुष्पा, तुम मेरे होते नौकरी कैसे कर सकती हो? लोग क्या कहेंगे? लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है जो तुम जैसे फालतू आदमी के लिए अपना वक्त बर्बाद करें। पुष्पा! चिल्लाओ मत। सच्चाई ऐसे ही कड़वी लगती है। तुम्हारी हरकतों ने यह साबित कर दिया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई बड़ा काम करूंगा। ये सुन कर मेरे कान पक गए मन। अरे 100 रुपए कमाना मुश्किल हो रहा है, ये बड़ा काम कहां से करोगे? तो तुम क्या चाहती हो? कहीं जाकर के मैं बोझा उठाऊं, कहीं झाड़ू लगाऊं, क्या करूं? नहीं मन, तुम भला ये सब क्यों करोगे? तुम तो बहुत बड़े राजा महाराजा हो ना, ये सब करने के लिए मैं हूं ना। तुम बस ताश के पत्ते पलटो, बहुत बड़े तीसमार खां बने फिरते हो। पुष्पा, हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी नहीं की। जहां तक मुझे मालूम है, तुम्हारे खानदान में आज तक कोई भी मर्द घर में खाली नहीं बैठा। सबने नौकरी की है, भले ही कोई छोटी मोटी नौकरी की हो। खानदान की बात करते हो, जब भूखों मरने के दिन आएंगे ना, तो कोई भी खानदान वाला मुंह में दाना डालने नहीं आएगा। तुम क्या सोचती हो? तुम्हारे ये 300-400 रुपये की नौकरी कर लेने से इतने बड़े घर का खर्चा चल जाएगा? जो भी मिलेगा मेरे लिए वही बहुत है। कम से कम किचन तो चलेगा। तुमसे तो हर महीने 400 रुपए भी नहीं कमाए जाते। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जानबूझ करके खाली बैठा हूं? फिर कौन सी वजह है मन तुम्हारे खाली बैठने की? जरा मैं भी तो सुनूं। हट्टे कट्टे हो, सेहतमंद हो, फिर कोई नौकरी क्यों नहीं करते? क्या वजह है मन? पुष्पा, मन माफिक काम भी तो मिलना चाहिए। मन माफिक काम नहीं मिलेगा तो कब तक घर में खाली बैठे रहोगे? मन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मुझे नौकरी के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम जाकर के नौकरी ढूंढो। तुम कुछ कहने के लायक पहले अपनी हैसियत तो पैदा करो। ये झूठी शेखी बखारने के लिए ना तो तुम खुद कुछ करना चाहते हो और ना मुझे करने देना चाहते हो। लेकिन मन, मैं तुम्हारे ना चाहने के बाद इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते।